शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश की जनता ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे पर अपना भरोसा जताया है। 7 साल के तारिक रहमान अब बांग्लादेश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। अगस्त 2024 शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश अस्थिरता के माहौल में जी रहा था और इसका फायदा कई कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग उठाना चाहते थे, लेकिन चुनाव में बांग्लादेश के लोगों ने कट्टरपंथी विचारों को पूरी तरह से नकार दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। कल बांग्लादेश में चुनाव आयोजित किए गए और कल शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद से ही उनकी गिनती शुरू हो गई थी वोटों की। जो परिणाम आए हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश की 299 सीटों पर ऐतिहासिक जीत, 212 सीटों पर तारिक रहमान यानी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को 212 सीटें हासिल हुई, यानी करीब 71% सीटें। बांग्लादेश में सरकार बनाने का बहुमत 151 सीट है और यह आंकड़ा बीएनपी ने पार कर लिया। जबकि बीएनपी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी जमाते इस्लामी गठबंधन को 77 सीटें हासिल हुई। 11 दलों के साथ जमाते इस्लामी का गठबंधन था और घोर जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसके प्रतीक जमाते इस्लामी को देखिए 77 सीटें मिली हैं और अन्य दलों को 8 सीटें मिली हैं। यानी बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान को एक तरफा वोट दिए हैं। पिछले करीब 555 दिनों से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता थी। असर देश की व्यवस्था लोगों पर दिखने लगा था। यही वजह है कि जब चुनाव हुआ तो लोगों के मन में अपने पसंदीदा नेता को लेकर कोई संदेह नहीं था। लोग किसी भी स्थिति में ऐसा परिणाम नहीं चाहते थे जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों में सत्ता की जंग शुरू हो जाए, इसीलिए एक तरफा रिजल्ट आया है। तारिक रहमान की यह जीत बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होने वाली एक बड़ी जीत है। बीएनपी ने करीब 20 साल बाद सत्ता में वापसी की। इससे पहले तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के नेतृत्व में बीएनपी ने गठबंधन दलों की मदद से साल 2001 में 2006 तक 1 से लेकर 2006 तक सरकार चलाई थी। इसके बाद से लेकर अगस्त 2024 तक शेख हसीना की आवामी लीग सरकार चला रही थी। यहां आपको यह बताना चाहेंगे कि बीएनपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी आवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया था। जैसा आप लोग जान रहे होंगे, फिलहाल शेख हसीना भारत में रह रही हैं। अब देखिए, बीएनपी की इस जीत के बाद यह तय है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह पल तारिक रहमान के लिए कितना बड़ा पल है। साल 2008 से ही तारिक रहमान बांग्लादेश से बाहर एक तरह का निर्वासन झेल रहे थे। साल 2008 में आवामी लीग की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश की सत्ता शेख हसीना के पास चली गई थी। शेख हसीना के सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के एक मामले में खालिदा जिया को जेल भेज दिया गया। तारिक रहमान उनसे पहले से ही जेल में थे। साल 2007 में ही भ्रष्टाचार के एक मामले में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया था। करीब 18 महीने तक जेल में रहे। 2008 के बाद राजनीतिक हालात ऐसे बन गए थे कि तारिक रहमान का देश में रहना मुश्किल हो गया। इसीलिए 11 सितंबर 2008 को उन्होंने देश छोड़ दिया और जाकर लंदन में शरण ले ली। 17 साल बाद तारिक रहमान वतन वापसी कर रहे हैं और इसकी वजह खालिदा जिया थी। दरअसल खालिदा जिया की तबीयत ठीक नहीं थी और बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। आपने तस्वीरें देखी होगी उनकी, वो अस्पताल में ही आखिरी दिनों में अपनी भर्ती थी। बीएनपी को संभालने और अपनी मां से मिलने के लिए तारिक रहमान वापस लौटे थे। पिछले साल 30 दिसंबर को खालिदा जिया का निधन हो गया था और तभी तय हुआ कि बीएनपी तारिक रहमान के चेहरे पर चुनाव में उतरेगी। सोचिए, एक व्यक्ति 17 साल तक अपने देश से दूर रहने के बाद वतन लौटा हो और देश की जनता ने आते ही उसे सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी सौंप दी। आप अंदाजा लगाइए कि उसके लिए ये जीत कितनी बड़ी, कितनी अहम है। तारिक रहमान ने बांग्लादेश की 2 सीट ढाका 17 और बोगुरा 6 से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। यह अलग बात है कि उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी और वहां उपचुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन दोनों सीटों पर जीतना तारिक रहमान की लोकप्रियता को दिखाता है और कई मायनों में खालिदा जिया पर भी मुहर है, क्योंकि उनकी मृत्यु, उनके निधन के बाद जब बेटा सामने चुनावी मैदान में उतरा तो लोगों ने उसकी झोली भर दी। बांग्लादेश में तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है और करीब 50 साल बाद ऐसी स्थिति बनेगी जब बांग्लादेश में कोई निर्वाचित पुरुष प्रधानमंत्री होगा। साल 1971 के बाद बांग्लादेश का यह 13वां चुनाव था और देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब कोई पुरुष नेता चुनाव जीतकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पहली बार
बांग्लादेश में चुनाव के जरिए 1972 से 75 तक शेख मुजीबुर रहमान देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से साल 91 तक यानी करीब 16 वर्षों तक बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तो कई रहे, लेकिन असली शक्ति राष्ट्रपति के पास हुआ करती थी, इसलिए चुनाव का कोई खास महत्व नहीं रह गया। कई बार तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए जाते थे। लेकिन साल 1991 में बांग्लादेश के संविधान में 12वां संशोधन किया गया, संसदीय प्रणाली लागू की गई, जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां फिर से बढ़ा दी गई। उस साल जो चुनाव हुए उसमें खालिदा जिया विजयी रही। इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान। खालिदा जिया विजयी रही और बांग्लादेश को पहली बार शक्तिशाली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री मिली। इसके बाद साल 1996 में चुनाव जीतकर आवामी लीग ने सत्ता हासिल की और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। फिर साल 2001 खालिदा जिया ने सत्ता में वापसी की। 2006 में उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया, लेकिन साल 2008 में चुनाव जीतकर शेख हसीना ने फिर से सत्ता में वापसी की और 2024 में तख्ता पलट से पहले तक उनकी ही सत्ता चलती रही। अब 2026 में जो चुनाव हुए हैं उसमें खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने सत्ता में वापसी की है और इस बार बांग्लादेश को अपना दूसरा निर्वाचित पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। अब तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। अगर ऐसा हुआ तो एक सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस का क्या होगा। साल 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक सरकार का सलाहकार बनाया गया था और कई लोग ये मानते थे कि वो अमेरिका के इशारों पर काम करते थे और भारत ने तो बहुत करीब से देखा भी, समझा भी। यानी बांग्लादेश में पिछले 556 दिनों से जो भी फैसले लिए जा रहे थे वो मोहम्मद यूनुस के फैसले थे, लेकिन अब बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिल रहा है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की भूमिका खत्म हो गई है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसे वक्त में बांग्लादेश को संभाला था जब राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, लेकिन इन हालातों के बीच वो चुनाव करवाने में सफल रहे। ऐसी स्थिति में नई सरकार उनके रोल को लेकर कुछ खास फैसले ले सकती है। मोहम्मद यूनुस को सम्मान के तौर पर राष्ट्रीय सलाहकार बनाया जा सकता है। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय छवि के अनुरूप माना जाएगा और अगर अमेरिका का झुकाव चाहिए तो भी काम आएगा। नई सरकार मोहम्मद यूनुस को आर्थिक सलाहकार या राष्ट्रीय विकास परिषद का मुखिया बना सकती है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए ग्रामीण बैंक जैसी सेवाएं शुरू की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल मिल चुका है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए भी विशेष दूत बनाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से बांग्लादेश की छवि को बहुत नुकसान हुआ है। एक के बाद एक अल्पसंख्यकों की वहां पर हिंदुओं की हत्या, जिस पर मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर पाए, इससे पूरे विश्व में एक गलत संदेश गया है और यह बांग्लादेश की बड़ी किरकिरी है। इस पर नई सरकार मोहम्मद यूनुस को लेकर जो भी फैसला ले, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अपनी भी कई योजनाएं हैं। जुलाई नेशनल चार्टर 2025 लागू करवाने की कोशिश वो कर सकते हैं। अगर ये लागू हुआ तो बांग्लादेश में कुछ कानूनी सुधार किए जाएंगे, जैसे शेख हसीना विरोधी प्रदर्शनों को संवैधानिक मान्यता दी जाएगी। देश में 2 सदनों वाली संसद बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री की शक्तियों की सीमाएं तय होंगी। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन की स्वतंत्रता और जवाबदेही भी तय की जाएगी ताकि भ्रष्टाचार रोकने में सफलता मिले। मोहम्मद यूनुस के रहते हुए बांग्लादेश के संबंध भारत से खराब होते गए। अब सवाल यह है कि तारिक रहमान एक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या फैसले लेंगे। शेख हसीना ने अपना तख्ता पलट के बाद भारत में शरण जरूर ली हुई है। इसके बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल है। चुनाव में भी कुछ पार्टियों ने भारत विरोधी बयान देकर वोट बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन एक सच ये है कि चुनावी भाषणों और 2 पड़ोसी देशों के बीच होने वाली बातचीत का लहजा और मंशा अलग अलग होती है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ऐसा देखा गया कि बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की करीबियां
पाकिस्तान जिससे अलग होकर जन्म हुआ था बांग्लादेश का, उसी पाकिस्तान और चीन से बहुत बढ़ गई। परंपरागत रूप से बांग्लादेश और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन शेख हसीना का भारत में शरण लेना एक फ्लैश पॉइंट बना। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से रिश्ते ठीक करने के प्रयास करेगी और इससे संकेत तारिक रहमान की जीत के बाद दिखाई दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट पर तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि यह जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को आपके नेतृत्व पर भरोसा है। भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। मैं दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और मिलकर विकास के लिए काम करने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट इस बात को दर्शाता है कि भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है और बांग्लादेश के विकास में सहयोग देना चाहता है। यानी गेंद अब बांग्लादेश के पाले में है कि वो भारतीय प्रधानमंत्री के इस ऑफर को किस तरह से लेते हैं। 30 दिसंबर को जब खालिदा जिया का निधन हुआ था, तब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बांग्लादेश गए थे और उन्होंने भारत की तरफ से शोक प्रकट किया। एस जयशंकर ने उस वक्त तारिक रहमान से मुलाकात की थी। एस जयशंकर एक ऐसे वक्त में बांग्लादेश गए थे जब वहां पाकिस्तान समर्थित और भारत विरोधी माहौल बना हुआ था, लेकिन भारत के इस कदम को बांग्लादेश में सराहा गया और यह माना गया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहता है। यही वजह है कि अब चुनाव में जीत के बाद बीएनपी लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। हालांकि बीएनपी की एक चुनावी रैली में तारिक रहमान ने कहा था कि ना दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश सर्वोपरि। यानी वो ऐसी सरकार बनाने की बात कह रहे थे जिन पर भारत और पाकिस्तान का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, चुनावी भाषणों, विदेश नीति में बहुत अंतर होता है। इसीलिए माना जा रहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयास करेगा। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे संबंधों को सुधारने में सबसे बड़ी चुनौती तो शेख हसीना है। भारत ने उन्हें शरण दी हुई है। बांग्लादेश की एक कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी देने का ऑर्डर पास किया है। संबंध सुधारने की एक शर्त शेख हसीना को वापस भेजना हो सकता है। इसके अलावा साझा नदियों के जल का हिस्सा बांग्लादेश को देने पर दोनों देश उलझ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश करीब 54 नदियां साझा करते हैं। 54 नदियां। इनके पानी के इस्तेमाल और पानी के मात्रा को लेकर विवाद रहता है। भारत में बांग्लादेश के घुसपैठ को लेकर जो माहौल बना हुआ है, और वो भी दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए अड़चन बन सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक सफल प्रधानमंत्री बनने के लिए तारिक रहमान को भारत जैसे मजबूत पड़ोसी देश की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो सबसे पहले भारत के साथ संबंध सुधारना चाहेंगे। बांग्लादेश के लिए भारत के साथ संबंध सुधारना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। बांग्लादेश की करीब 94% 94% सीमा भारत से लगती है। इसमें 2979 किलोमीटर जमीनी सीमा है, 1116 किलोमीटर जलीय सीमा, जिसमें नदियां भौगोलिक सीमाएं बनाती हैं। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड कंट्री भी कहा जाता है, इंडिया लॉक्ड कंट्री। इसीलिए बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर ही निर्भर है। रणनीतिक रूप से बांग्लादेश का स्थिर होना भारत के लिए जरूरी है। बांग्लादेश में ऐसा कई बार कहा गया कि वो नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्जे में ले सकते हैं, चिकन नेक पर कब्जा कर सकता है, लेकिन भारत ने सीधे सपाट लहजे में बांग्लादेश के नेताओं और सेना को संदेश दे दिया, अगर पूर्वोत्तर की सुरक्षा पर इंच मात्र खतरा भी दिखा तो बांग्लादेश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत के इस तेवर के बाद बांग्लादेश के नेताओं ने भड़काऊ बयान देने बंद कर दिए। अब भारत को बांग्लादेश से बस एक ही खतरा है, और वो है पाकिस्तान से उसकी नजदीकियां। और इसका श्रेय तो पूरा का पूरा मोहम्मद यूसुफ को देना होगा। वो जिसके भी हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, उन्होंने भारत को अस्थिर करने के ही नीति पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई। पारंपरिक रूप से बीएनपी के संबंध पाकिस्तान से अच्छे रहे। शेख हसीना के संबंध पाकिस्तान की तुलना में भारत से बेहतर रहे। खालिदा जिया के पाकिस्तान से बेहतर रहे। अब उनके बेटे तारिक रहमान है। इसीलिए जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई। यहां आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के विरोधी रहे हैं और शेख हसीना ने शरण भारत में ली हुई है, इसीलिए इस तरह के तेवर दिखे। मोहम्मद यूनुस ने तख्ता पलट के बाद शहबाज शरीफ से कई बार मुलाकातें की हैं और वो आसिम मुनीर से भी मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि बीएनपी की वापसी के बाद बांग्लादेश सरकार पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर तो कतई नहीं होगी।
बांग्लादेश की सत्ता चलाने के लिए तारिक रहमान भारत को अपने साथ जरूर करना चाहेंगे, लेकिन आज हम बांग्लादेश की जनता की तारीफ करना चाहते हैं जिसने अपने देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलाने की ठान ली थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन चुनाव में जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां भी मैदान में उतरी थी, जिनका लक्ष्य था जीत के बाद अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को छीनना, महिलाओं के लिए देश में शरिया कानून लाना। बांग्लादेश की जनता ने कट्टरपंथ को नकार दिया। चुनाव में जमाते इस्लामी के गठबंधन को 299 में 77 सीटें मिली हैं और सड़कों पर अब विरोध प्रदर्शन और कट्टर नारे तो ऐसे लगा रहे थे ये लोग जैसे पूरा बांग्लादेश अब इनका हो चुका है, लेकिन जनता ने औकात दिखा दी। ये कमाल इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं ने इस्लामिक कट्टरपंथी एजेंडे को अस्वीकार कर दिया। आप सोचिए, जमाते इस्लामी के नेताओं ने महिलाओं को लेकर कहा था जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनका नैतिक पतन हो जाता है। ये जमाते इस्लामी के मुताबिक उनकी पार्टी में कभी कोई महिला मुखिया नहीं बन सकती। और यही नहीं, उनके नेताओं ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी को बांग्लादेश की एक महिला चुनाव लड़ाने योग्य नहीं मिली। जमात के इन विचारों का महिलाओं ने काफी विरोध किया था, और वो भी एक ऐसा मुल्क जिसको अनेकों साल तक महिलाओं ने ही चलाया। खालिदा जिया शेख हसीना। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में भी जमाते इस्लामी की कट्टरपंथी विचारधारा का डर था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा के इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाम आते रहे। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट करने के सवालों पर जमाते इस्लामी कहता रहा कि अल्पसंख्यक कोई नहीं है, सब नागरिक है। जमात के नेताओं का मानना था कि सत्ता पाने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं के त्योहार बंद करवाए जाएंगे क्योंकि ये इस्लाम के अनुरूप नहीं। इस विचार ने अल्पसंख्यकों को भय में डाल दिया था। ये ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं, महिलाओं ने जमाते इस्लामी के बजाय बीएनपी को वोट देकर विजयी बनाया। इस बार बांग्लादेश की संसद के लिए 7 महिला उम्मीदवार चुनी गई हैं, जिसमें 6 बीएनपी से हैं। बीएनपी ने चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी, 10 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इसी तरह इस बार चुनाव में बांग्लादेश के हिंदू बाहुल्य सीटों पर जमाते इस्लामी को बुरी तरह से हार मिली है। बांग्लादेश की 36 हिंदू बहुल सीटों पर बीएनपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इन सीटों पर 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई है। बीएनपी को अल्पसंख्यक हिंदुओं का समर्थन मिलने की एक वजह अवामी लीग का चुनाव में ना उतरना भी था। पारंपरिक रूप से अल्पसंख्यक वोटर्स आवामी लीग को वोट करते आए हैं, लेकिन इस बार आवामी लीग का ये सारा जो वोट बैंक है वो एक मुश्त चला गया बीएनपी को, जो पहले शेख हसीना के लिए करते थे। आपको हैरानी होगी जानकर कि आजादी के बाद पहली बार ढाका से एक हिंदू व्यक्ति सांसद चुना गया है। सांसद गयेश्वर चंद्र राय बीएनपी के टिकट पर चुनाव लड़े। उन्होंने जमाते इस्लामी के उम्मीदवार को मात दे दी है। जमाते इस्लामी की हार की एकमात्र वजह उसकी इस्लामिक कट्टरपंथी छवि है। जमाते इस्लामी मुक्ति संग्राम के विरोधी थे और वो पाकिस्तान समर्थक है, इसीलिए लोगों को उन पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा शरिया लागू करने की बात कहकर उन्होंने बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी के वोटर्स को भी खुद से दूर कर लिया, जो पार्टी पहले से ही पाकिस्तान परस्त हो। बांग्लादेश की जनता जाहिर तौर पर उनसे दूर भागना चाहती थी। पाकिस्तान की हालत तो सब देख ही रहे हैं। कंगाली की कगार पर खड़ा एक ऐसा मुल्क कौन चाहेगा कि फिर से पाकिस्तान परस्त हो जाए। आप सोचिए, जिस युवा पीढ़ी के दम पर जमाते इस्लामी ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था, उनकी खुद की पार्टी देश के लोगों में अपने प्रति विश्वास नहीं जगा सकी। छात्र नेताओं की राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी को भी जनता ने नकार दिया, और इसकी वजह जानते हैं क्या थी? जमात से उनका गठबंधन। यानी जनता को युवा पीढ़ी का आंदोलन तो ठीक लगा, लेकिन कट्टरपंथी विचारों का समर्थन कतई नहीं जमा। हालांकि जमाते इस्लामी ने जिन इलाकों में जीत दर्ज की है वो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। हम आपको मैप पर दिखाना चाहते हैं। जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश की सतखीरा, जशोर, चुआडंगा, मेहरपुर, राजशाही और सिलहट में जीत दर्ज की है, और ये इलाके भारत के पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। ये जहां जहां पर आप देख रहे हैं पीला रंग, जहां पर जमात की जीत हुई है, ये ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल की यानी भारत की सीमा से लगते हैं। यहां पर जमाते इस्लामी की जीत हुई है।
इस तरह से सिलहट में जमात का उम्मीदवार विजयी रहा है। यह इलाका असम बॉर्डर से लगता हुआ है। देखिए उधर जमात ने शेरपुर में जीत दर्ज की है। यह इलाका मेघालय सीमा पर है। इसके अलावा जमात ने कुमिला में भी जीत दर्ज की है और यह इलाका भारत के त्रिपुरा बॉर्डर से जुड़ता है। जमात इस्लामी कहां कहां पर जीत रहा है आप देख रहे हैं। भारत की सीमा से लगते इलाकों में जमात के उम्मीदवारों का जीतना एक खतरा बन सकता है। भारत पहले से ही अवैध घुसपैठ से परेशान है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी की जीत के बाद कट्टरपंथी विचारों वाले लोगों की सेलेक्टिव घुसपैठ करवाई जा सकती है, जो भारत की सुरक्षा की चिंताएं बढ़ा सकती है।